नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीटीवी न्यूज़ और मैं आपके साथ चैताली राय। चलिए शुरू करते हैं आज की 13 मई 2026 दिन बुधवार। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान बुद्ध की पूजा का शुभ संयोग बन रहा है। कई स्थानों पर बुद्ध पूर्णिमा, सत्यनारायण कथा और गंगा स्नान का आयोजन किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान पुण्य और पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हाल ही में अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती जैसे बड़े पर्व भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए गए थे, जिसके बाद अब भक्तों में पूर्णिमा पूजा को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। मेष राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वृषभ राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं। मिथुन राशि वालों के लिए परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। सिंह राशि वालों को करियर में सफलता और सम्मान मिल सकता है। कन्या राशि के लोगों के अधूरे काम पूरे होने की संभावना है। तुला राशि वालों के लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को धन खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। धनु राशि वालों को शिक्षा और नौकरी में शुभ समाचार मिल सकता है। मकर राशि के लोगों को व्यापार में फायदा मिलने के संकेत है। कुंभ राशि वालों के लिए नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं। मीन राशि के जातकों को पारिवारिक सहयोग और मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संस्कृत सुभाषित साझा किया, जिसमें गुरु की सेवा और समर्पण के महत्व को बताया गया। इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे धरती को खोदने पर पानी मिलता है, वैसे ही बोट और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया है। माल ढुलाई के लिए रेलवे के अधिक इस्तेमाल और ऑनलाइन मीटिंग व वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। गैर जरूरी विदेश यात्राओं और सोने की खरीद से बचने की अपील भी की गई है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 87% तेल आयात करता है, इसलिए ईंधन बचत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वैश्विक संकट और बढ़ते आर्थिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी कम करने और विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने की अपील की है। सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने के लिए घरेलू पर्यटन, मेड इन इंडिया उत्पादों और ईंधन बचत पर जोर दिया है। लोगों को कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सीमित ईंधन उपयोग अपनाने की सलाह दी गई है। इन कदमों को देश की आर्थिक स्थिरता और रुपये को मजबूत बनाने के लिए देशभक्ति से जुड़ा प्रयास बताया जा रहा है। भारत में बढ़ती तेल कीमतों और पश्चिम एशिया तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड दौर की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अपनाने की अपील की है। सरकार का उद्देश्य पेट्रोल डीजल की खपत कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाना है। निजी और सरकारी दफ्तरों के साथ स्कूलों में भी ऑनलाइन व्यवस्था पर जोर दिया गया है। कई कंपनियों ने साप्ताहिक WFH शुरू कर दिया है। साथ ही मेट्रो, कारपूल और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। असम के गुवाहाटी में भाजपा नीत NDA सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। खानापारा वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में हिमांता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। NDA को विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटों की बड़ी जीत मिली। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा सहयोगी दलों के मंत्रियों ने भी कैबिनेट में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य के लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अब लोगों तक बिना किसी बाधा के पहुंच सकेगा। आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और इलाज की बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच देश को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। PM मोदी ने गो लोकल नॉट गोल्ड संदेश देते हुए लोगों से विदेशी सामान और सोने की खरीद कम करने को कहा। उन्होंने MSME, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण कारीगरों को मजबूत करने पर जोर दिया तथा भारत में खर्च और घरेलू उत्पाद अपनाने की अपील की। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 से 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया। ये पुरस्कार स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान, समर्पण और मरीजों की देखभाल में विशेष भूमिका निभाने वाले नर्सिंग कर्मियों को दिया गया। समारोह में देश भर से आए स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि नर्सिंग प्रोफेशनल्स देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव हैं और उनका योगदान समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य क्षेत्र के एक विशेष संबोधन में आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं के संतुलन पर जोर दिया गया।
भाषण में युवा डॉक्टरों और मेडिकल प्रोफेशनल्स से एआई, रोबोटिक्स और टेलीमेडिसिन जैसी नई तकनीकों को अपनाने की अपील की गई ताकि इलाज अधिक तेज और प्रभावी बन सके। साथ ही कहा गया कि कोई मशीन इंसानी संवेदना, सहानुभूति और भरोसे की जगह नहीं ले सकती। मरीजों के प्रति करुणा, नैतिकता और मानवीय व्यवहार को चिकित्सा सेवा की सबसे बड़ी ताकत बताया गया और डॉक्टरों को हीलर की भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। पुडुचेरी में एनडीए की जीत के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार शपथ ग्रहण के साथ ही नियुक्ति प्रभावी होगी। उपराज्यपाल कैलाशनाथन ने उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। एआईएनआरसी भाजपा गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया। एन रंगासामी थट्टांचावडी और मंगालम दोनों सीटों से जीत कर आए हैं। ये उनका 5वां मुख्यमंत्री कार्यकाल होगा और इससे पहले भी वो 2021 से गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां फिल्म स्टार विजय के मुख्यमंत्री पद संभालने की खबरें चर्चा में हैं। वहीं मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने रीभोई जिले में साइलुम एरी यान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया। इस परियोजना से स्थानीय उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों राज्यों के ये घटनाक्रम राजनीतिक और आर्थिक स्तर पे अहम माने जा रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में बड़े स्तर पर गेस्ट पेपर लीक का खुलासा होने के बाद ये फैसला लिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी है। अब सभी छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। उम्मीदवारों को दोबारा रजिस्ट्रेशन या फीस जमा नहीं करनी होगी। पहले जमा की गई फीस वापस करने का भी ऐलान किया गया है। नए एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। अभिनेत्री मुनी रॉय और उनके पति सूरज नाम्बियार को लेकर सोशल मीडिया पर रिश्ते में दरार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। वहीं अभिनेत्री दिशा पतानी ने भी कथित तौर पर सूरज नाम्बियार को अनफॉलो किया है, जिससे अटकलें और बढ़ गई हैं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इन खबरों पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कुछ पुरानी तस्वीरें अब भी उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मौजूद दिखाई दे रही हैं। 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन लगातार काम में व्यस्त हैं। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि देर रात तक शूटिंग और भारी काम के कारण उन्हें नींद नहीं आती। ऐसे समय में वो सुकून पाने के लिए शास्त्रीय सितार और स्लाइड गिटार संगीत सुनते हैं। अमिताभ ने बताया कि काम न करना उन्हें बेचैन और परेशान महसूस कराता है। वो अक्सर रात की शांति में सुबह करीब 4 बजे ब्लॉग लिखते हैं। अभिनेता अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और फिल्मों में भी लगातार सक्रिय बने हुए हैं। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, जहां बीएसई सेंसेक्स 1456 अंक टूटकर 74,559 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 1.83% गिरकर 23,380 के स्तर पर पहुंच गया। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बिकवाली के दबाव से निवेशकों को करीब 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी रही और निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 4% गिर गया। रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी भारी दबाव देखने को मिला। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 95.75 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं जेप्टो को $1 बिलियन के आईपीओ की मंजूरी मिल गई है, जिसे क्विक कॉमर्स सेक्टर के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $160 प्रति बैरल के पार पहुंचने से महंगाई को लेकर चिंता और बढ़ गई है। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक दबावों और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बावजूद मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। एसबीआई रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट में FY 27 के लिए 6.6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जबकि FY 26 की चौथी तिमाही में विकास दर 60.2% तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खपत मजबूत बनी हुई है और शहरी बाजारों में भी आर्थिक गतिविधियां स्थिर हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी कि भारत ने FY 26 में $863 बिलियन के रिकॉर्ड निर्यात का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है, जिसे देश की व्यापारिक क्षमता के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दूसरी ओर वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए 13वें द्विपक्षीय वेतन समझौते को 12 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक संघर्ष और अल नीनो से जुड़ी महंगाई की आशंकाएं अब भी अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत में टैक्स और वित्तीय नियमों को लेकर कई अहम बदलाव लागू किए गए हैं, जिनका असर आम टैक्स पेयर्स से लेकर डिजिटल कारोबार और कंपनियों तक पर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आयकर विभाग की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें गैर निवासी कंपनियों को सॉफ्टवेयर भुगतान पर रॉयल्टी टैक्स लगाने की मांग की गई थी। अदालत के इस फैसले को आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत सीमा पार डिजिटल कारोबारों के लिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का नया प्रावधान लागू किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी डिजिटल कंपनी का कारोबार 2 करोड़ रुपए तक पहुंचता है या उसके 3 लाख यूजर्स हैं तो उस पर भारतीय टैक्स नियम लागू हो सकते हैं। पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पुराने फॉर्म 49 एम्पियर और 49 AA को हटाकर अब फॉर्म 93, 94, 95 और 96 लागू किए गए हैं। इसके अलावा टैक्स पेयर्स के लिए TDS और TCS से जुड़ी महत्वपूर्ण डेडलाइन पर भी नज़र बनी हुई है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर शून्य टैक्स का लाभ दिया जा रहा है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे दुनिया भर के शेयर बाजारों और सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 2.8% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विकास स्थिर तो रहेगा, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी बनी रह सकती है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के सर्राफा और कमोडिटी बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बीच तेजी बनी हुई है। 24 कैरेट सोना करीब 1,53,590 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 1,40,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 2,80,000 से 2,90,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बाजार में दिन भर तेज अस्थिरता देखने को मिली। शुरुआती बढ़त के बाद सोने की कीमतों में करीब 220 रुपए प्रति 10 ग्राम की हल्की गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन सुरक्षित निवेश की मांग के कारण दाम ऊंचे बने हुए हैं। चांदी में भी तेज उतार चढ़ाव रहा और कई जगहों पर कीमतों में 1,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा बदलाव देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती कारोबार में चांदी 11,620 रुपए प्रति किलो तक उछली, जबकि 24 कैरेट सोने में 1,592 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की तेजी दर्ज हुई। कच्चे तेल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं और WTI क्रूड करीब $101 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। पेट्रोल लगभग 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर और डीजल करीब 90 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया भी दबाव में है और विनिमय दर करीब 94 रुपए 44 पैसे प्रति डॉलर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सोना मौजूदा प्रतिरोध स्तर को पार करता है तो कीमतें 1,60,000 से 1,65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं, जबकि चांदी में भी सुरक्षित निवेश और औद्योगिक मांग के कारण तेजी बनी रह सकती है। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई, जहां BSE सेंसेक्स 1,456 अंक टूटकर 74,559 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50,436 अंक गिरकर 23,379 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में बिकवाली देखने को मिली। अमेरिका ईरान तनाव और सीज फायर ऑन लाइफ सपोर्ट जैसी स्थिति के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें $105 प्रति बैरल के करीब बनी हुई हैं, जिससे निवेशकों में डर बढ़ गया है। इंडिया विक्स करीब 18 के स्तर पर बना हुआ है, जो बाजार में ऊंची अस्थिरता और भय का संकेत दे रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली भी बाजार पर दबाव बना रही है। एक कारोबारी सत्र में करीब 8,437 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड कमजोर होकर 95.63 प्रति डॉलर तक पहुंच गया, जिससे आयात लागत और महंगाई की चिंता बढ़ी है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार निफ्टी के लिए 23,200 और 23,000 का स्तर अहम सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 23,500 और 23,800 पर मजबूत रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 54,000 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ONGC जैसे शेयर निवेशकों की नजर में बने हुए हैं। ऊंचे कच्चे तेल के दामों के कारण ONGC को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं HDFC बैंक अहम सपोर्ट जोन के करीब पहुंच गया है। ज्वेलरी और रियल एस्टेट सेक्टर में भी दबाव बना हुआ है। दर्शकों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होता है। मार्केट के उतार चढ़ाव और ग्लोबल हालात के कारण इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदल सकती है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों, रिस्क लेने की क्षमता और टाइम फ्रेम पर विचार करना जरूरी है। कोई भी फैसला लेने से पहले किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ये रिपोर्ट सिर्फ जानकारी के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं है। सावधान रहें, जागरूक रहें और समझदारी से इन्वेस्ट करें। मध्य पूर्व में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार UAE द्वारा ईरानी ठिकानों पर गुप्त हमलों की खबरें सामने आई हैं, जिनमें लावन आइलैंड की रिफाइनरी भी शामिल बताई जा रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यापारिक सुरक्षा बहाल करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस बहुराष्ट्रीय बैठक कर रहे हैं, जहां कई देशों के युद्धपोत तैनात किए जा रहे हैं।
इजरायल ने यूएई में आयरन डोम रक्षा प्रणाली भी तैनात की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम खत्म होने के बाद रूस ने ड्रोन हमले फिर शुरू कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में कई बड़े ऐलान सामने आए हैं। ओपनएआई ने डिप्लॉयमेंट कंपनी यानी डिप्लॉयसीओ लॉन्च कर कॉर्पोरेट और आईटी सर्विस सेक्टर में एंट्री की है। कंपनी के 150 इंजीनियर बिजनेस संस्थानों के लिए एआई सिस्टम और कस्टम मॉडल तैयार करेंगे। इस घोषणा के बाद भारतीय आईटी शेयरों पर दबाव बढ़ गया और निफ्टी आईटी इंडेक्स में 3% से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। एआई स्टार्टअप एम्प ने डेटा सेंटर कंप्यूटिंग क्षमता खरीदने और स्टार्टअप्स तक पहुंचाने के लिए $1.3 बिलियन जुटाने की योजना बनाई है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई ने रेवेन्यू शेयरिंग को $38 बिलियन तक सीमित करने पर सहमति जताई है, जिससे ओपनएआई अन्य कंपनियों के साथ भी साझेदारी बढ़ा सकेगा। गूगल ने पहली बार एआई की मदद से किए गए 0 डे साइबर एक्सप्लॉइट का पता लगाने का दावा किया है। अमेरिका सरकार ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सएआई जैसी कंपनियों के एआई सुरक्षा परीक्षण समझौतों से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट से हटा दी है। भारत में उद्योगपति गौतम अदानी ने एआई, ऊर्जा और कंप्यूट क्षमता को भविष्य की ताकत बताया है। वहीं गृह मंत्रालय के IHRC और RBI इनोवेशन हब ने एआई की मदद से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए समझौता किया है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी SIT बनाई गई है, जिसकी अगुवाई DIG पंकज कुमार सिंह कर रहे हैं। जांच टीम में दिल्ली, बिहार और झारखंड के अधिकारी भी शामिल हैं। चंद्रनाथ रथ की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में कम से कम 8 लोगों की साजिश और सुनियोजित ऑपरेशन की आशंका जताई जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा में कथित गेस्ट पेपर लीक और बड़े स्तर पर गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया। मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी गई है। राजस्थान में 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एआई आधारित निगरानी और सीसीटीवी जांच में 150 से ज्यादा उम्मीदवार संदिग्ध पाए गए हैं। जांच एजेंसियां 100 से अधिक सवालों वाले उस गेस्ट पेपर की भी जांच कर रही हैं, जो असली परीक्षा से मेल खाता बताया जा रहा है। असम में हिमांता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में सुरक्षा एजेंसियों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। जांच के दौरान उसके पास से 4 जिंदा कारतूस और एक ब्लैंक राउंड बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार उसके पास कोई हथियार नहीं मिला, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई वरिष्ठ एनडीए नेता मौजूद रहे। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 173 भारतीय नागरिकों समेत कुल 198 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 25 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। कार्रवाई गौल, हिक्काडुआ और मिडिगामा जैसे पर्यटन इलाकों में की गई। आरोपियों पर साइबर फ्रॉड, टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल और अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। छापेमारी के दौरान 150 से ज्यादा मोबाइल फोन, कई लैपटॉप और कंप्यूटर बरामद किए गए। श्रीलंका में इस साल अब तक साइबर अपराध से जुड़े 628 से ज्यादा विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को साउथ दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार कैश फॉर जॉब रैकेट के जरिए करीब 150 नियुक्तियों में अवैध लेन देन हुआ। ईडी ने फ्लैट, बैंक खातों में जमा रकम और अन्य संपत्तियों को अपराध की कमाई बताया है। गिरफ्तारी से पहले सुजीत बोस से सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में 10 घंटे पूछताछ हुई। मामला 2014 से 2016 के बीच नगर पालिका भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 22 स्थित पिज्जा हंट के मालिक मुजम्मिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी वीडियो में वो कथित तौर पर पिज्जा के आटे पर थूकता दिखाई दिया, जिसके बाद लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। मामला सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव का है। पुलिस ने दुकान से खाद्य सामग्री जब्त कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि वो आटे से अतिरिक्त मैदा हटाने के लिए हवा फूंक रहा था, थूक नहीं रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन गेमिंग के कर्ज को लेकर एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने 19 वर्षीय रमजान पटेल को अपने साथी 32 वर्षीय समीर पटेल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। जांच के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में करीब 10 लाख रुपए के नुकसान के बाद दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी ने 7 लाख रुपए लौटा दिए थे, लेकिन बाकी 3 लाख रुपए को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने पत्थर से हमला कर समीर की हत्या कर दी। पुलिस अब मोबाइल रिकॉर्ड और अवैध गेमिंग नेटवर्क की भी जांच कर रही है। दिल्ली के पीतमपुरा और केशवपुरम इलाके में सिकल मैन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है।
सीसीटीवी में एक संदिग्ध व्यक्ति दरवाजों पर डिलीवरी बॉय, एसी मैकेनिक या रास्ता पूछने वाले के रूप में पहुंचता दिखा। दरवाज़ा खुलते ही वो बैग से दरांती निकालकर लोगों को धमकाने की कोशिश करता है। आरोपी खासतौर पर दोपहर में महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। RWA ने लोगों से अनजान लोगों को घर में प्रवेश न देने और पहचान जांचने की अपील की है। लुधियाना के न्यू कीर्ति नगर इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की खौफनाक वारदात सामने आई। घर के बाहर फ़ोन पर बात कर रही महिला के पास बाइक पर सवार 3 युवक पहुंचे। एक युवक ने पता पूछने के बहाने महिला को बातों में उलझाया और मोबाइल छीन लिया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन बदमाश बाइक तेजी से भगाकर उसे करीब 200 मीटर तक सड़क पर घसीटते रहे। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मोती नगर थाना पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी IHRC ने RBI इनोवेशन हब के साथ मिलकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए AI आधारित बड़ा अभियान शुरू किया है। MuleHunter.ai प्लेटफॉर्म अब बैंकों को रियल टाइम में ऐसे म्यूल अकाउंट पहचानने में मदद करेगा जिनका इस्तेमाल ठगी का पैसा ट्रांसफर और मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। सिस्टम रोज करीब 4000 संदिग्ध अकाउंट पकड़ रहा है। अब तक 9,518 करोड़ रुपए से ज्यादा की संदिग्ध रकम फ्रीज की जा चुकी है। सरकार ने 12.94 लाख साइम और 3.03 लाख IMEI भी ब्लॉक किए हैं। मौसम का अनुमान। आज का आपके लिए मौसम का जरूरी अपडेट। इंडिया मौसम विभाग IMD के अनुमान के मुताबिक 5 मई 2026 को देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव होगा। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, तो दूसरी तरफ साउथ और वेस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी और उमस रहेगी। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलग अलग राज्यों में हल्की से मीडियम बारिश के साथ गरज के साथ बारिश और 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बिहार और झारखंड में बारिश और गरज के साथ ओले गिरने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मीडियम बारिश हो सकती है, जिससे टेम्परेचर कुछ कम होगा। साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश के साथ गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। पश्चिमी भारत के गुजरात और कोंकण इलाकों में मौसम ज्यादातर सूखा और गर्म रहेगा। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। दोस्तों, आज की सभी बड़ी खबरों का अपडेट यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।